अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। 2023 के नोबेल प्राइज़ का ऐलान तकरीबन हो चुका है। हम ये जान चुके हैं कि फ़िज़िक्स में किन साइंसदानों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। मैं आज आपको बताऊंगा कि फ़िज़िक्स में एटोफ़िज़िक्स ने क्या ऐसा काम किया है जिसकी वजह से इन 3 साइंसदानों को नोबेल प्राइज़ दिया गया। इनके नाम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। हमारे पास हैं पेरे एगुस्टिनी जो कि ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, फ्रांस क्रॉस जो कि मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम ऑप्टिक्स इनसे ताल्लुक़ रखते हैं जर्मनी से, और उसके साथ एनी हाइलर जो कि ख़ातून है और छठी ख़ातून है जिनको नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। इनका ताल्लुक़ लुन यूनिवर्सिटी स्वीडन से है और इन सब का काम ये है कि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन की तस्वीर खींची है अल्ट्रा वायलेट पल्सेस, लेज़र पल्सेस का इस्तेमाल करते हुए। अब ये जुमला बहुत मुश्किल है लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बहुत आसान तरीके से इस पूरे जुमले का मतलब समझाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप की गई, और इस वीडियो में हम जितनी भी क्लिप्स देखेंगे या जितनी भी तस्वीरें देखेंगे वो ज़्यादातर इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम ऑप्टिक्स जर्मनी इनसे ली गई है। तो मैं आपको पहले रेफरेंस दे देता हूँ। चलते हैं माजी में 1878 में एक फोटोग्राफर ने दावा किया कि जब घोड़ा भागता है तो उसके एक वक्त में चारों टांगे हवा में होती हैं। ऐसा वक्त आता है जब उसकी चारों टांगे हवा में आती हैं, लेकिन घोड़ा इतनी तेज़ी से भागता था कि हम इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, और कैमरे के ज़रिए हम भागते घोड़े की अच्छी तस्वीर, बिल्कुल साफ़ सुथरी तस्वीर नहीं ले पा रहे थे। सो उन्होंने, इन फोटोग्राफर आर्टिस्ट का नाम है एडवर्ड माइब्रिज। एडवर्ड माइब्रिज ने 12 केबल्स डाली, तारें डाली, और उन 12 तारों के पीछे कैमरे कनेक्ट किए। अब जब घोड़ा भागता था अपने ट्रैक पर, तो जैसे जैसे उसकी बग्गी उन वायर्स के साथ टकराती थी, उसी वक्त कैमरे तस्वीरें खींच लेते थे। तो उसके पास 12 मुख्तलिफ तस्वीरें आईं जिसमें कई जगह पर देखा जा सकता है कि घोड़ा ऐसे कंडीशन में पाया गया है जहां उसके चारों पांव हवा में हैं। बिल्कुल यही फिलॉसफी लेकर हमने इलेक्ट्रॉन की तस्वीर खींची है। अब घोड़े की जगह इलेक्ट्रॉन को कर दीजिए और कैमरे की जगह फोटोन को ले लीजिए, तो हम कहते हैं आंख झपकते। लेकिन यहाँ पर इस नोबेल प्राइज में आप ये कह सकते हैं फोटोन झपकते ही ये काम हो गया। तो जो फोटोन के झपकने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर हमने एक एटम के अंदर के इनर शेल के इलेक्ट्रॉन की तस्वीर खींचनी है तो हमें स्पेशल किस्म की माइक्रोस्कोप चाहिए। आम माइक्रोस्कोप इस लेवल पर जाकर इतनी तेज़ी से मोशन करते हुए इलेक्ट्रॉन की तस्वीर नहीं खींच सकती, क्योंकि जो जो हम छोटी दुनिया की तरफ जाते हैं, हम क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में जाते हैं, चीज़ें बहुत तेज़ी से हरकत करती हैं, इसलिए उनकी तस्वीर खींचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये मुश्किल तो हमें उस वक्त भी आती है जब हम एक मोशन में झूले की तस्वीर खींचने की कोशिश करते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, और इस तस्वीर में आप गौर कीजिए कि जैसी चीज़ें मोशन में आई और तस्वीर खींची तो तस्वीर ब्लर होगी। और इसकी वजह क्या है? फोटोग्राफर इसकी वजह बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और वो समझ चुके हैं कि यहाँ पर शटर स्पीड लो है। तो जब शटर स्पीड लो होती है, आप किसी भी मूविंग चीज़ की तस्वीर खींचते हैं तो वो चीज़ आपको फोटोग्राफ में ब्लर नज़र आती है। इसके लिए हमें शटर स्पीड को ज़्यादा करना पड़ेगा। हाई शटर स्पीड तेज़ मूव करती हुई चीज़ों की तस्वीर कैप्चर कर सकते हैं। ये बहुत अहम पॉइंट है। तो आपने अगर एक ट्रेन की, बहुत तेज़ चलती हुई ट्रेन की तस्वीर लेनी है, तो अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए कि जो शटर है वो थोड़े टाइम के लिए खुले। तो अगर शटर ज़्यादा टाइम के लिए खुल रहा है, स्लो है, तो आप अच्छी तस्वीर नहीं ले सकेंगे एक मूविंग ऑब्जेक्ट की। लेकिन अगर आपने मूविंग ऑब्जेक्ट की तस्वीर लेनी है तो अब आपको शटर जल्दी उसे खोलना पड़ेगा और बंद करना पड़ेगा। तो अगर हम मैकेनिकल शटर्स की बात करें तो शुरू में कैमरे में मैकेनिकल शटर्स होते थे, उनकी बहुत ज़्यादा स्पीड कर भी लेते थे, तो इतनी ज़्यादा स्पीड यानी वो तेज़ी से खुलते और बंद होते नहीं थे। ऑटो शटर्स आ गए। ऑटो शटर माइक्रो सेकंड तक
आपको स्पीड दे सकते हैं। माइक्रो सेकंड का मतलब है कि आप 1 सेकंड के मिलियंथ सेकंड तक उस हिस्से में तस्वीर शटर ऑपरेट कर सकता है और आप तस्वीर खींच सकते हैं, लेकिन इससे नीचे नहीं आप जा सकते। हमें तो इससे भी नीचे जाना है, तो उसके लिए एक तो हम रोशनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं आगे आपको बताऊंगा कि रोशनी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। तो हमने अल्ट्रा वायलेट रीजन में पल्सेस प्रोड्यूस की। शटर भी पल्सेस ही प्रोड्यूस करता है ना, बंद होता है खुलता है तो लाइट की पल्सेस प्रोड्यूस करता है। तो हमने लाइट का इस्तेमाल नहीं किया, हमने एक शटर बनाया जो कि बहुत तेज शटर था और उसने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की पल्सेस प्रोड्यूस की और उन पल्सेस की वजह से हम इलेक्ट्रॉन को उसकी पोजीशन को लीड कर सके। तो यहाँ से आगाज हुआ एटोफिजिक्स का। एटोफिजिक्स में जाते हुए सबसे पहले हमें एटो सेकंड के बारे में पता होना चाहिए। हमने 10 की ताकत -18 -18 10⁻⁻18 हिस्सा जो 1 सेकंड का है, इस हिस्से में शटर को ऑपरेट करना है, पल्स प्रोड्यूस करनी है। यानी आप ये देखें कि अगर मैं नैनो सेकंड की बात करता हूं तो नैनो सेकंड का मतलब ये है कि 1 सेकंड के अगर हम 1 बिलियन हिस्से करें ना, तो उनमें से एक हिस्सा मैं उठा लूं तो वो 1 नैनो सेकंड बनता है। और अब उस एक उठाए हुए हिस्से के अगर फर्दर 1 बिलियन हिस्से करूं तो उनमें से एक हिस्सा उठाऊं तो एटो सेकंड बनते हैं। यानी ये बिलियंथ पार्ट ऑफ अ सेकंड है। 10 की ताकत -18, यहाँ पर नैनो सेकंड 10 की ताकत -9 है। तो 10 की ताकत -12 पिको सेकंड होता है, फिर 10 की ताकत -15 फेम्टो होता है और 10 की ताकत -18 एटो सेकंड होता है। कितना छोटा हिस्सा होगा ये सेकंड का, इसका अंदाज़ा इस तरीके से लगाते हैं कि जब से हमारी कायनात बनी है, कायनात की जो एज है वो हम जानते तकरीबन 14 अरब साल है। जब से हमारी कायनात बनी है उससे लेकर आज तक जितना टाइम गुजरा है उसमें अगर 1 सेकंड लिया जाए तो हमारी कायनात 10 की ताकत 18 सेकंड्स पहले बनी थी। इतना पहले बनी थी, 1 सेकंड इतना बनता हिस्सा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर 1 सेकंड को आप खींच कर कायनात की एज के बराबर ले आए तो उसमें 1 एटो सेकंड 1 सेकंड के बराबर बनेगा। अंदाज़ा कीजिए कि हम 1 सेकंड को कितना डीप जाकर कितनी छोटी पल्स बनाने लगे हैं, अल्ट्रा वायलेट पल्सेस बनाने लगे हैं जो कि जाकर इलेक्ट्रॉन को रीड करेगी। हमने जो जो तरक्की की, हमने नई टेक्नोलॉजीज़ बनाई। 1940 की दिहाई में हमने ट्रांजिस्टर्स बना लिए थे और फिर हमारे पास उससे जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई वो माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स थी, जो कि 10 की ताकत -12 तक पल्सेस प्रोड्यूस कर सकती थी। फिर हमारे पास एक और टेक्नोलॉजी आई जिसे हम लेज़र कहते हैं, जो कि 1960 की दिहाई में बन चुकी थी और इसकी वजह से हमारे पास अल्ट्रा फास्ट ऑप्टिक्स की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। अल्ट्रा फास्ट ऑप्टिक्स की जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई उसमें हम जो लाइट की पल्सेस प्रोड्यूस कर सकते थे वो 10 की ताकत -15 सेकंड तक कर सकते थे टाइम में। लेकिन लाइट को इससे ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता उसकी वेव नेचर की वजह से। अब हम लाइट को उसको फर्दर कंप्रेस करके छोटी पल्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते, तो इसलिए हमने अल्ट्रा वायलेट का सहारा लिया। मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि इलेक्ट्रॉन को ही क्यों हम देख रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे लिए बहुत अहम है। इलेक्ट्रॉन 2 एटम्स को आपस में जोड़ता है, ग्लू करता है, मॉलिक्यूल्स बनाता है। उसके अलावा हम सब इलेक्ट्रॉन से मिलकर, एटम से मिलकर बने हैं, तो हर चीज़ का बेसिक यूनिट में से एक यूनिट इलेक्ट्रॉन भी है। तो इसलिए अगर हम इलेक्ट्रॉन को स्टडी कर रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि हम तकरीबन कायनात की मैटर से बनी हुई सारी चीज़ों को स्टडी करने जा रहे हैं। तो हमने टाइम में इस मूविंग इलेक्ट्रॉन को फ्रीज करना है और उसके लिए हमने बनाई स्पेशल माइक्रोस्कोप, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और वो माइक्रोस्कोप छोटी पल्सेस, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड पल्सेस की भरमार करती है एटम के ऊपर, और उस एटम में हम इलेक्ट्रॉन को, जो कि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी मूवमेंट को रीड करते हैं। और उन मूवमेंट को रीड करने के लिए यहाँ पर 3 कैमरे, जिनको हाई स्पीड कैमरा कहा जाता है, या अगर मैं उनका टेक्निकल नाम लूँ तो ये एटो सेकंड बीम लाइन्स हैं। तो 3 किस्म की बीम लाइन्स हैं, यानी 3 किस्म के एटो सेकंड के कैमरे लगे हुए हैं।
इस लैब में। और इस लैब में जब हमने पल्सेस प्रोड्यूस करनी है तो उन पल्सेस को हमने बरसाना है एक सैंपल पर, और पीछे कैमरे लगे हुए हैं जो कि तस्वीरें खींचेंगे। अब सवाल ये बनता है कि पल्सेस कैसे प्रोड्यूस करनी है। तो पल्सेस प्रोड्यूस करने के लिए मैं यहाँ पर आपको एनिमेशंस भी दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने एक लेज़र ली, उस लेज़र को मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी की वेव्स में, कॉन्टिन्यूस वेव्स में तोड़ा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी की वेव्स चल रही हैं, रेड भी है, ग्रीन भी है और मुख्तलिफ कलर्स हैं। अब इन वेव्स को हमने इस तरीके से अलाइन किया कि इनके जो ट्रफ हैं वो ट्रफ के ऊपर आए और बीच में बड़ी पल्सेस नजर आने होगी। इंटरफेरेंस हुई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई और बीच में बड़ी पल्सेस नजर आना शुरू होगी। ये जो बड़ी पल्सेस हैं एटो सेकंड की, ये बार बार आनी चाहिए, रेगुलर आनी चाहिए। तो जब हमने इन पल्सेस को बना लिया जो कि विड्थ रखती हैं 280 एटो सेकंड। एटो सेकंड का मतलब है 10 की ताकत -18, तो 280 इंटू 10⁻⁻18 ये इनका साइज है टाइम में। और ये कॉन्टिन्यूसली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और इनको हमने बरसाना है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक बीम लाइन, यानी हम 3 बीम लाइन्स थी हमारे पास, हम सेलेक्ट करेंगे अच्छा इस बीम लाइन में हमने इसे बरसाना है सैंपल के ऊपर। और सैंपल क्या है, सैंपल कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका इलेक्ट्रॉन हम पढ़ना चाहते हैं। तो हम इस लेज़र लाइन को उस बीम लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे, वहाँ पर ये पल्सेस बरसाई जाएंगी और पल्सेस को जब बरसाया जाएगा तो ये उन इलेक्ट्रॉन्स को, उनकी मूवमेंट को ट्रैक करना शुरू कर देंगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि इन पल्सेस को बनाने में भी एक ख़ास साइंस की ज़रूरत है, क्योंकि इन पल्सेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड होती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन के पास जाती हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन को उसके शेल से बाहर निकाल देती हैं। अगर ये पल्स इलेक्ट्रॉन को उसके शेल से बाहर नहीं निकाल सकती तो ये उसे रीड नहीं कर सकेगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि पल्स के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दहलीज तक, एक थ्रेशोल्ड तक हो, ताकि वो उस इलेक्ट्रॉन को इतनी कम से कम हो कि वो उस इलेक्ट्रॉन को निकाले अपने शेल से बाहर और फिर उस इलेक्ट्रॉन की हम मूवमेंट देख सकें। तो ये बहुत अहम पॉइंट है जो कि आपने याद रखना है। तो जनाब अब हमने क्या किया, हमने जो हमारे पास बीम लाइन थी उसके साथ कनेक्ट किया और इलेक्ट्रॉन को बरसाना शुरू कर दिया और कैप्चर करना शुरू कर दिया। आपको यहाँ पर एनिमेशन में नज़र आ रहा है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स चेंज होती हैं, और वो करेक्टरिस्टिक्स जो पल्सेस हम फायर कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन को मूव करा रही है। तो अब हमारा जो एटम है उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही है, उससे हम कैप्चर कर रहे हैं, फ्रेम बाय फ्रेम कैप्चर कर रहे हैं, और उसके बाद हम टाइम में उसे दोबारा चलाते हैं। तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस तरीके से यहाँ पर हुई। एटो फिज़िक्स अब बहुत ही हॉट इस वक्त फील्ड है, क्योंकि इसमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। इस वक्त आपको बहुत सी किताबें नज़र आएंगी जो इस पर लिखी जा रही हैं, आपको बहुत से रिसर्च पेपर नज़र आएंगे, आपको नज़र आएगा कि जी इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को देख सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या है, चार्ज की मूवमेंट क्या होती है जी, करंट होती है। तो करंट का मतलब ये है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी सर्किट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा हमें कामयाबी होने वाली है। तो इनका दावा ये है, इन्हीं साइंसदानों का जिन 3 को ये नोबेल प्राइज़ मिला है, इनका ये कहना है कि हम कंप्यूटर्स की, मॉडर्न डे कंप्यूटर्स की स्विचिंग बेहतर कर सकते हैं, हम उनकी स्पीड बेहतर कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के साथ, और इन्हीं कंप्यूटर्स को हम 1,00,000 गुना, 100,000, 1,00,000 गुना ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। ये इनके वर्ड्स हैं। तो एक तो हम कंप्यूटर्स बहुत तगड़े और बहुत फास्ट बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम इसी टेक्नोलॉजी से कुछ और काम भी ले सकते हैं। हम मॉलिक्यूल्स की फिंगरप्रिंट्स ले सकते हैं। मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट्स के लिए भी लैब बनाई गई है और उस लैब में भी मॉलिक्यूल्स पर अल्ट्रा वायलेट पल्सेस बरसाई जाती हैं। तो एक मेरे पास इंसेंबल है, एक उसमें एक मॉलिक्यूल है या मल्टीपल मॉलिक्यूल्स हैं, मैं उसको रख देता हूँ और उसके ऊपर पल्सेस बरसाना शुरू कर देता हूँ और फिर उन पल्सेस के रिजल्ट्स को मैं रीड करता हूँ। तो मुझे उस मॉलिक्यूल के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो हम करते कैसे हैं, हम करते हैं कि जब हम अल्ट्रा वायलेट पल्सेस बरसाते हैं तो वो बायोलॉजिकल जो सैंपल होता है, वो ब्लड का सैंपल भी हो सकता है। अगर आपने ब्लड का सैंपल रख दिया और उसके बाद अब हम उस पर पल्सेस बरसा रहे हैं, तो वो उन पल्सेस के रिस्पांस में हमें इंफ्रारेड
रेडिएट करेगा। वो जो हमारे पास सैंपल है वो उन पल्सेस को ऑब्जॉर्व करेगा और इंफ्रारेड रीजन में रेडिएशन करेगा। उन इंफ्रारेड रेडिएशन को जो वो मॉलिक्यूल दे रहे हैं उनको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जब हम उन्हें रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिस तरीके से आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, तो फिर हम उन्हें स्टडी करना शुरू कर देते हैं। तो वो लैब जो है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो कि फिंगरप्रिंट करती है, ब्लड की भी कर सकती है, वो प्लाज्मा की भी कर सकती है, वो और मॉलिक्यूल्स की भी कर सकती है। और जो इंफ्रारेड सिग्नेचर प्रोड्यूस होते हैं मॉलिक्यूल से, उनके ज़रिए हम मॉलिक्यूल्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, एटम्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या ब्लड में एक ही किस्म के एटम्स हैं या एक ही किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर ब्लड में एक किस्म के मॉलिक्यूल्स नहीं है तो क्यों, उनकी टाइप क्या है, वो डिफरेंट क्यों है। और अगर हमें कोई चेंज नज़र आती है ब्लड में उनके मॉलिक्यूल्स में, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई फिजियोलॉजिकल चेंज आ रही है, कोई डिजीज़ भी हो सकती है जो कि इस सैंपल की वजह से जो हम इससे डायग्नोज कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बताया कि हम इलेक्ट्रॉन की फोटोग्राफी कर सकते हैं और उसके साथ हम उससे जुड़े हुए, इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई हर चीज़ है। तो हम लाइफ को भी स्टडी कर सकते हैं, हम क्वांटम बिहेवियर्स को भी स्टडी कर सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी भी उससे बना सकते हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और एटोफिज़िक्स अब फ्यूचर में इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च होगी और इसी बेसिस पर इन तीनों साइंसदानों को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया है। इनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो और उम्मीद करते हैं कि कभी ये प्राइज़ हमारे मुल्क में भी आएगा। क्या आप जानते हैं कि 2023 का नोबेल प्राइज़ उस साइंसदानों की टीम को दिया गया है जिन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन बनाई। वैसे तो कोविड-19 की वैक्सीन बहुत से साइंसदानों ने बनाई, लेकिन फिर एक ख़ास ग्रोह को ही क्यों ये इनाम दिया गया? उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से ये वैक्सीन बनाई गई, ये हमारी मेडिसन को, हमारी अद्वियात को बदलने जा रहा है। यानी एक नई जनरेशन आ रही है मेडिसन की, जो कि पिछली जनरेशन से जो अद्वियात आज तक हम इस्तेमाल करते रहे हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। मैं आज आपको इसी साइंटिफिक स्टडी के बारे में बताने जा रहा हूँ और 2 वीडियोस में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि क्या ऐसी चेंजेस आने वाली है मेडिसिन में जो कि इतनी होशरुबा है कि उस पर नोबेल प्राइज़ दिया गया। जो टेक्नोलॉजी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसे mRNA बेस्ड मेडिसिन का नाम दिया जाता है या mRNA बेस्ड थेरेपी का नाम भी दिया जाता है, मैसेंजर RNA। बहुत तफसील से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे जिस्म में एक पूरा मेडिकल स्टोर मौजूद है और वो मेडिकल स्टोर हर बीमारी की शिफा रखता है। आज तक हम अद्वियात बाहर से लेते रहे कि हम अपनी बीमारी को ठीक कर सकें, लेकिन ये सलाहियत हमारे जिस्म में मौजूद है कि वो अपनी बीमारियों को खुद ब खुद ठीक कर सके। लेकिन उसको ज़रूरत होगी एक तरकीब की, एक रेसिपी की। वो तरकीब देनी पड़ेगी कि आखिर दवाई बनानी कैसे है हमारे जिस्म ने। इस तरकीब को हम एल्गोरिदम भी कह सकते हैं। जिस तरीके से हम कंप्यूटर साइंस की ज़ुबान में बात करें तो एल्गोरिदम चाहिए होगा ताकि वो एक ऐसी दवाई हमारे जिस्म में बनाए जो किसी भी वायरस से मुकाबला कर सके, जो किसी भी बीमारी से मुकाबला कर सके। इस तरकीब के लिए जो इंस्ट्रक्शन सेट हमें मिलता है, जो इंस्ट्रक्शन सेट आता है वो mRNA बेस्ड होता है। कोविड-19 के वायरस को भी mRNA बेस्ड वैक्सीन ने डिफीट किया, उसे शिकस्त दी। इसलिए फ्यूचर में, मुस्तकबिल में हम अपने अंदर का मेडिकल स्टोर इस्तेमाल करेंगे ताकि हम बीमारियों को खुद शिकस्त दे सकें। मैं इस कहानी की जो शुरुआत करने जा रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ प्रोटीन से। आप जानते हैं कि हमारे जिस्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रोटीन से बना होता है। हमारे खाने में भी प्रोटीन्स शामिल होती हैं। अगर आप दालों की बात करें, आप गोश्त की बात करें, आप मछली के गोश्त, अंडों की बात करें, तो ये वो ग़िज़ाएं हैं, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, जो कि प्रोटीन से भरी हुई हैं। इन प्रोटीन्स में mRNA मौजूद होता है और mRNA जो कि प्रोटीन्स में मौजूद है
वो हमारी बॉडी में जाता है और हमारी बॉडी उस सारे mRNA को तोड़ती है और दोबारा बनाती है ताकि वो हमारी बॉडी की ज़रूरियात को पूरा कर सके। mRNA का फंक्शन ये है कि वो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बनाता है। हमारी बॉडी को प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम ये चाहते हैं कि वो प्रोटीन्स बनाए जो कि हमें बीमारियों से बचा सके। अब आपका सवाल ये होगा कि प्रोटीन्स का हमारे जिस्म में कितना बड़ा रोल है। तो अगर हमारा जिस्म में पूरा शहर है तो उसमें जो बिल्डिंग्स हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो प्रोटीन्स हैं। एक शहर प्रोटीन्स के बगैर या बिल्डिंग्स के बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकता। इन बिल्डिंग्स के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ शक्लें भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ हाइट्स हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे जिस्म में भी मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो कि काफ़ी चीज़ों को बनाने में मदद करती हैं। मसलन मैं आपको यहाँ पे कोलेजन प्रोटीन के बारे में बता रहा हूँ जो कि हमारी स्किन को टफ करती हैं, सख्त जान बनाती हैं और इससे ये जवान रखती हैं। फिर इसी तरीके से हमारे मसल्स को प्रोटीन से बनाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो ब्लड में होती है प्रोटीन से बनती है। एंटीबॉडीज़ जो हमारे जिस्म में किसी भी बैरूनी जो हमला होता है उससे लड़ती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें बनाता है, वो प्रोटीन से बनती हैं। और उसके साथ साथ क्लोटिंग वेक्टर्स जो कि किसी भी ज़ख्म को भरने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं, उसको सील करने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं, वो भी प्रोटीन से बनते हैं। तो प्रोटीन्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसीलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ मेटाबॉलिक चार्ट की तरफ जो कि इंसान का है। हमारा मेटाबॉलिक चार्ट है। इसका मतलब ये है कि हमें खाने से एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी एक प्रोसेस के ज़रिए हम तक पहुंचती है जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जो हमारे जिस्म में हो रहा होता है। तो हमारे जिस्म में बहुत से रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनसे हम एनर्जी लेते हैं। वो तमाम रिएक्शंस इस चार्ट पर दिखाए गए हैं। आपने इस चार्ट को देख के परेशान नहीं होना, सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि कितने मुख्तलिफ रिएक्शंस हो रहे हैं जो कि हमें ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी हैं। और इन रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, वो कैटलिस्ट के तौर पर काम कर रहे होते हैं। तो अगर प्रोटीन्स ना हो तो हमारे जिस्म में ये रिएक्शंस ना हो और हम जिंदा ना रह सकें। मैं आपको जूम इन करवाता हूं और हम एक ख़ास किस्म के रिएक्शन की तरफ चलते हैं, उसको बड़ा करके देखते हैं। तो आपको यहाँ पर जितनी भी नीले रंग से लिखी हुई चीज़ें, नाम नज़र आ रहे हैं, वो सारे के सारे प्रोटीन्स हैं जो कि इस रिएक्शन को कामयाब बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी प्रोटीन्स के बगैर रह नहीं सकती। हमने बात की थी शहर की जिसमें बिल्डिंग्स थी और बिल्डिंग्स को हमने तशबीह दी थी प्रोटीन्स के साथ। तो जिस तरीके से बिल्डिंग मुख्तलिफ स्ट्रक्चर से मिलकर बनती है, कभी मिट्टी से, कभी कंक्रीट से, कभी सीमेंट से, कभी लकड़ी से, उसी तरीके से प्रोटीन्स भी मुख्तलिफ स्ट्रक्चर से मिलकर बनती हैं। प्रोटीन अगर एक तस्बीह है तो उसमें 20 किस्म के मुख्तलिफ दाने बार बार इस्तेमाल हो सकते हैं। ये दाने, इनको अमाइनो एसिड्स कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं जो कि मुख्तलिफ सीक्वेंस में जुड़ते हैं और मुख्तलिफ प्रोटीन्स बनाते हैं। प्रोटीन की शक्ल बहुत अहम होती है क्योंकि अगर उसकी शक्ल के बारे में हम जानते हैं तो हम उसके फंक्शन के बारे में भी जान सकते हैं। एक बहुत अहम नुक्ता है जो मुस्तकबिल में आपके काम आएगा कि अगर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को जानते हैं ना, उसकी शक्ल को जानते हैं तो उसके फंक्शन के बारे में जान सकते हैं। अब ये तस्बीह के दाने हमारे जिस्म में कितने होते हैं? 20 अमाइनो एसिड्स हमारे जिस्म में मौजूद होते हैं, ह्यूमन बॉडी में मौजूद होते हैं, जो कि मुख्तलिफ सीक्वेंस में मुख्तलिफ प्रोटीन्स बनाते हैं। और हमारे जिस्म में प्रोटीन्स बनाने के लिए मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे जिस्म में कितनी फैक्ट्रियाँ होंगी जो कि प्रोटीन्स बना रही हैं। तो प्रोटीन हर सेल में, हमारे जिस्म के हर खुलिये में छोटे लेवल पर प्रोटीन्स बन रही हैं। हमारे जिस्म में 30 ट्रिलियन सेल्स हैं, यानी 3 के बाद अगर 13 सिफर लगाएं तो 30 ट्रिलियन बनते हैं। इतनी ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं जो कि प्रोटीन्स बना रही हैं और एक सेल ज़्यादा से ज़्यादा 10 बिलियन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अपने पास रख सकता है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं और वो तमाम सेल्स प्रोटीन से बनते हैं।
मसलन बोन सेल्स हो गए, ब्लड सेल्स हो गए, हमारे दिमाग के सेल जिन्हें न्यूरॉन्स कहा जाता है, स्पर्म सेल्स हो गए, और आँखों के अंदर जो रॉड और कोन सेल्स होते हैं वो भी प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। अब हम आते हैं कि प्रोटीन से इनको बनाया कैसे जाता है, और मैसेंजर आरएनए जिनका मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, आखिर वो क्या इंस्ट्रक्शन सेट है, वो क्या ऐसी तरकीब है जो कि प्रोटीन को बनाने में मदद देती है। तो हम चलते हैं अपने जिस्म के बहुत छोटे हिस्से में एक माइक्रोस्कोप के ज़रिए, और इस हिस्से में एक सेल मौजूद है। उस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। उस न्यूक्लियस में डी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए मौजूद होता है। समझ लीजिए कि आपका कोड, आपको बनाने की तरकीब उसके अंदर मौजूद है। आपकी आंखों का रंग कैसे होगा वो बताएगा, आपके बाल कब झड़ेंगे वो बताएगा, आपको क्या क्या बीमारियां होंगी फ्यूचर में डीएनए बताएगा, आपका कद कितना होगा, आपकी हाइट कितनी होगी, आपका स्किन का कलर कैसा होगा, आप गोरे होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें डीएनए में मौजूद होती हैं। हम डीएनए को जो कि न्यूक्लियस में मौजूद है, जिसमें 2 स्ट्रिंग्स हैं, उसे तोड़कर एमआरएनए बनाते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए हम उस इंस्ट्रक्शन सेट को अलग करते हैं और एमआरएनए बनाते हैं। एमआरएनए को फिर हम एक और फैक्ट्री में भेजते हैं जिसका नाम है राइबोसोम, जो कि उस एमआरएनए में जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, उस इंस्ट्रक्शन सेट की बेसिस पर हम अमाइनो एसिड्स को जोड़ के हमारे सेल्स प्रोटीन्स बनाते हैं, और वो प्रोटीन फिर हमारी बॉडी में मुख्तलिफ सर्किट्स में, केमिकल रिएक्शंस में काम आती हैं, उन्हें मुमकिन बनाती है। तो ये पूरा बड़ी सिंपल ज़ुबान में मैंने आपको रिएक्शन बता दिया। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ मेटाबॉलिक पाथवेज, और अगर इन तमाम पाथवेज में जो नीले रंग की प्रोटीन्स लिखी हैं उनमें से कोई एक प्रोटीन भी हमारे जिस्म में बनना बंद हो जाती है तो इंसान किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाता है। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हर 1000वें बच्चे में, यानी 1000 में एक बच्चा, हर 1000वें बच्चे में ये एबिलिटी मौजूद नहीं होती कि वो इस चार्ट में एक प्रोटीन ना बना सके, और उस प्रोटीन का नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। उम्मीद है कि मैं ये नाम सही ले रहा हूँगा। ये जो प्रोटीन है जो आपको लिखी भी यहाँ पर नज़र आ रही है, ये नहीं बनाई जा सकती, और जब ये प्रोटीन नहीं बनती तो इसका इफेक्ट बच्चे पर क्या होता है वो मैं आपको इस तस्वीर से दिखा रहा हूँ। उसे एक बीमारी होती है जिसे वॉन गिरके डिजीज़ कहते हैं। वॉन गिरके डिजीज़ जो आपको यहाँ पर नज़र भी आ रही है, उसमें बच्चा अपने ब्लड के शुगर लेवल्स मेंटेन नहीं रख सकता, एक लेवल पे नहीं रख सकता। जब भी बच्चा भूखा रहता है तो उसकी जो खून में शुगर है वो ऐसा ऐसा उसका लेवल कम होना शुरू हो जाता है, और उस वक्त हमें शुगर जो स्टोर की हुई थी है हमारी बॉडी में, उससे ब्लड में शामिल करने की ज़रूरत होती है। लेकिन इस प्रोटीन के मौजूद ना होने की वजह से वो ये काम नहीं कर सकता, इसलिए उसकी ब्लड की शुगर, अगर वो भूखा रह रहा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाती रहेगी। इस बीमारी के शिकार लोगों को हर 2 घंटे के बाद कुछ खाना पड़ता है, वो रोज़ा नहीं रख सकते क्योंकि उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, उन्हें शुगर चाहिए, ताकि वो अपनी ब्लड को, उसकी जो शुगर्स हैं उसे मेंटेन कर सकें। लेकिन अब हम इस बीमारी का हल तलाश कर चुके हैं। हमें कोई ऐसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है जो कि बाहर से हम खाएं और वो जाकर हमारी मदद करे, बल्कि इस बीमारी का हल हमने अपने अंदर मौजूद मेडिकल स्टोर से किया है, और mRNA थेरेपी के ज़रिए हमने वो प्रोटीन बनाई है जो कि इस बच्चे में मौजूद नहीं थी, और उसके ज़रिए इस बीमारी को साइंसदानों ने क्योर किया है। अभी हम शुरू के मराहल में हैं। इसी सीरीज़ की अगली वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम कैंसर तक की बीमारी को, उसके इलाज को ढूंढ चुके हैं ऑलमोस्ट, और अब उसके टेस्ट ट्रायल हो रहे हैं, और इसी वजह से नोबेल प्राइज़ दिया गया। लेकिन नोबेल प्राइज़ की पूरी तस्वीर समझने के लिए आपको अगली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। ये जो कट आपको इस उंगली पर नज़र आ रहा है, ये 100,000
गुना ज़्यादा मोटा है नैनो स्केल्स। आपका सवाल ये होगा कि नैनो स्केल क्या होता है और हम उसकी तरफ क्यों जाना चाह रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम बहुत छोटे स्केल पर इसलिए जाएंगे कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, और ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है जो कि स्पेस में भी इस्तेमाल हो रही है, जिसे क्वांटम डॉट्स कहा जाता है। लेकिन क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत छोटे लेवल पर जाकर डिज़ाइन की जा रही है, इसलिए हमें भी छोटे लेवल पर जाना होगा। एक कीड़ी को, चींटी को अगर आप देखें तो वो भी नैनोमीटर का लाखवां हिस्सा होती है, कई लाख गुना ज़्यादा छोटी होती है मीटर से। तो मैं आपको एक स्केल दिखा रहा हूँ और ये स्केल मीटर्स में है। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि गेंद, चींटी, और फिर हम अगर छोटे लेवल पर जाएं तो यहाँ पर आपको एटम्स भी नज़र आ रहे हैं। जिस रीजन में हम ऑपरेट करेंगे या जिस रीजन में हम ये बात कर रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करने जा रहे हैं, वो है नैनो स्केल। और नैनो स्केल में भी हम क्रिस्टल टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे। तो नैनो स्केल कहाँ पर है? आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस, आपको डीएनए। तो आप 10⁻⁻7, 10⁻⁻8 यहाँ पर खड़े हैं, जो कि येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है। इस जगह पर या इससे भी बाद को हम छोटे लेवल पर चले जाते हैं। यहाँ पर जब आप चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, मैटर को मैनिपुलेट करते हैं, तो हम ये बात करते हैं कि हम नैनो स्केल में काम कर रहे हैं। नैनो स्केल में हम क्या ऐसा काम करने जा रहे हैं जो कि इतनी ज़्यादा अहमियत रखता है। मैं एक एटम की तरफ आपको लेके आता हूँ और इसमें एक छोटा सा फिनोमिना, प्रोसेस आपको बताना चाहता हूँ कि एक एटम को जब हम एक्साइट करते हैं तो उससे हम किसी न किसी तरफ से एनर्जी देते हैं। उसके इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी मिलती है और वो जंप करता है और वो हाई एनर्जी ऑर्बिट में चला जाता है। उस ऑर्बिट में वो कुछ अरसा रह सकता है, लेकिन वो अनस्टेबल होता है, तो वो वहाँ से वापस जंप करता है और फिर वो लाइट यानी फोटोन रेडिएट करता है। तो हमें एक रोशनी की किरण मिलती है। ये चीज़ तो हम सबको पता है, लेकिन अब हम इसी चीज़ को लेके जा रहे हैं एक बड़े लेवल पर। यहाँ पर मैं आपको क्वांटम डॉट्स की तरफ लेके जा रहा हूँ, जो कि एक आर्टिफिशियल स्फीयर होता है। हम एटम से मिलकर इस आर्टिफिशियल स्फीयर को बनाते हैं। और इस स्फीयर की ख़ास बात क्या होती है? इस स्फीयर की ख़ास बात ये होती है कि जब आप बहुत से एटम एक जगह पर पैक कर देते हैं और उसको रोशनी दें, तो अब कई इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे और हाई एनर्जी लेवल पर जाएंगे। लेकिन ये जो पूरे एटम्स आपने पैक किए हैं, इनकी भी कुछ क्वालिटीज़ हैं। अब ये किसी मखसूस रोशनी को ही नहीं अपनी एक्साइटेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। मसलन अगर आप पिछले एटम की बात करते तो हो सकता है मैं रेड लाइट देता तो एक्साइट होता, और अगर मैं उसको और रोशनियाँ देता तो वो एक्साइट ना होता। लेकिन क्वांटम डॉट्स में आप एक बड़े बैंड में रोशनी दे सकते हैं। आप लाल रोशनी दे सकते हैं, आप येलो रोशनी दें फिर भी वो एक्साइट हो जाएंगे, आप थोड़ी सी ब्लू कलर की तरफ चले जाएं फिर भी एक्साइट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो इनपुट रोशनी आप दे रहे हैं उन एटम्स को, वो बहुत ज़्यादा हिस्से पर जाकर रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये एक सबसे अहम बात ये है कि जो एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम है इसका, वो बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद जो रोशनी, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिट में गए और फिर वो सारे इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे वो जो रोशनी रेडिएट करेंगे वो बड़े नैरो बैंड में होती है, यानी वो बड़ी साफ सुथरी रोशनी होती है, प्योर लाइट होती है। मैं आपको उसकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा। ये एटम सेमीकंडक्टर एटम्स होते हैं, और इनके अगर आप थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स देखें तो मैं आपको यहाँ पर इनके क्वांटाइजेशन लेवल भी बता रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि जब भी एनर्जी आती है तो एक एटम लोअर ऑर्बिट से, एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट या लेवल की तरफ जंप करता है, और उसके बाद वो उस वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब वो वहाँ पर अनस्टेबल होता है, नीचे आता है, तो वो एमिट करता है एनर्जी को फोटोन की सूरत में, तो वो वापस चला आता है। और इस तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के एनर्जी बैंड्स होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो रोशनी आपने एब्जॉर्ब की आप वही रेडिएट करें, बल्कि आप मुख्तलिफ़ रोशनी रेडिएट कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम डॉट की जब हम बात करेंगे तो अब नॉर्मल एटम्स में तो ये होता है कि आपने अगर सिलिकॉन का एटम लिया, जर्मेनियम का लिया, तो उनके एनर्जी गैप डिफरेंट होते हैं, तो उनसे आपको मुख्तलिफ़ किस्म की रोशनी मिल सकती है।
लेकिन क्वांटम डॉट्स में जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, जिसके एटम आप यूज़ कर रहे हैं, उनकी साख पर जो बाहर आउटपुट रोशनी मिल रही है वो डिपेंड नहीं करती, बल्कि उनके साइज पर डिपेंड करती हैं। मैं आपको यहाँ पर एनर्जी बैंड्स दिखा रहा हूँ, तो आप देखें क्वांटम डॉट्स के आप जब एनर्जी बैंड देखते हैं तो जो एनर्जी बैंड सबसे ज़्यादा दूर है उनसे ब्लू रोशनी निकल रही है। तो जिन एटम का आपने एक स्ट्रक्चर बनाया है उनके अगर एनर्जी बैंड ज़्यादा दूर हैं तो उनसे रोशनी निकलेगी। इसका मतलब यह है कि उनका साइज़ छोटा है। और अगर आप इस तरफ आएँ तो लाल रंग का जो आपको एनर्जी बैंड कम नज़र आ रहा है, लेकिन साइज़ ऐसा ऐसा बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक ही मटेरियल है, उसका जब साइज़ बड़ा होगा तो लाल रंग की रोशनी निकलेगी जब आप उसको एनर्जी देंगे। उसको थोड़ा सा छोटा किया तो ग्रीन कलर की रोशनी निकलनी शुरू, उसको और छोटा किया नीले रंग की रोशनी निकलनी शुरू होगी। और ज़्यादा सिंपल कर देता हूँ, आप उस पर टॉर्च करें, लाल रंग की रोशनी दें, फिर भी वो आउटपुट दे रहा है। आप दूसरी टॉर्च लें, पीले रंग की रोशनी दें, फिर भी, क्योंकि वो ज़्यादा रोशनी लेके एक्साइट हो रहा है और आउटपुट पर आपको बहुत रिफाइंड रोशनी दे रहा है। और वो जो रोशनी आपको आउटपुट पर दे रहा है वो उसके साइज़ पे डिपेंड करती है। आप उसके स्ट्रक्चर में जितनी मर्जी चेंजेस कर लें, उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्वांटम जो डॉट्स हैं उनका थोड़ा सा मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो आउटपुट रेडिएशंस हैं वो बहुत नैरो बैंड होती हैं। इसका मतलब ये है कि वो बहुत सख्त है, उसका जो आउटपुट पे गार्ड खड़ा हुआ है वो हर कलर को बाहर नहीं जाने देता। वो एक ख़ास किस्म के कलर को बाहर जाने देगा और बाकी कलर्स को रोक लेगा। ये बहुत अहम पॉइंट है। इसी वजह से क्वांटम डॉट से जो हमें रेडिएशंस मिलते हैं, जो कलर्स मिलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट होते हैं, खूबसूरत होते हैं और वो ओवरलैप नहीं करते। आपको ये नहीं लगेगा ये कलर इन दो कलर से मिलकर बना है, बल्कि वो इंडिविजुअल कलर्स होते हैं जो कि हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो ये आप तमाम शीशियाँ देख लें, इसमें आपको जो कलर फ्लोरेसेंस जो नज़र आ रही है वो क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी पर बेस करती हुई नज़र आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से खूबसूरत कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसमें एक कोर होती है जिसमें सारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि ये सारा का सारा एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन का काम कर रही होती हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पर कैडमियम सेलेनियम की जो आपको सेंटर कोर है वो नज़र आ रही है। फिर आपको अगर जिंक सल्फाइड देखें तो इसका आपको शेल बना हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक डॉट की तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको क्वांटम डॉट कहा जाता है। तो मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखा दिया कि अंदर कोर हैवी मेटल्स की होती है और बाहर आपके पास जिंक सल्फाइड होता है, जिससे आप ये टेक्नोलॉजी बना रहे होते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा ये है कि जब हम सेल्स को रीड कर रहे होते हैं, सेल के अंदर एक मॉलिक्यूल अगर जा रहा है और मैंने उसको ट्रैक करना है छोटे लेवल पर, तो मैं उसको कैसे ट्रैक करूँगा? मैं उसको क्वांटम डॉट से लेबल कर दूंगा, ठीक है, उसको रंग दे दूंगा। अब मैं उसको ट्रैक कर सकता हूँ कि ये मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ जा रहा है, किसके साथ एंगेज हो रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है। तो मैं उसकी फंक्शनैलिटी को भी देख सकता हूँ और उसकी ट्रैकिंग को भी देख सकता हूँ। तो हम सेल के अंदर जो काम हो रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको ट्रैक कर सकते हैं। इन स्ट्रक्चर्स की, क्वांटम डॉट्स की, क्यूडीज की एक और बड़ी अहम जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये एक्टिव होते हैं, मॉलिक्यूलरली एक्टिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इनके साथ कोई प्रोटीन भी लगा सकते हैं, वो भी सेल के साथ चले जाएगी और अगर उसे कहीं रिएक्ट करा दो रिएक्ट भी कर लेगी। आप इनके साथ और मॉलिक्यूल्स भी लगा सकते हैं। तो आप जब इनके साथ और मॉलिक्यूल्स लगाएं तो वो भी सेल के अंदर उसी तरीके से प्रोसेस इंटरेक्ट करते हैं, प्रोसेस में, केमिकल प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं। तो एक तो आप फंक्शनैलिटी चेक कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप इससे जो केमिकल प्रोसेसेस हैं उनको भी इनिशिएट कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि फोटो ब्लीच बड़ा स्लो होता है। इसका मतलब ये है कि इनके कलर्स बहुत देर बाद आहिस्ता आहिस्ता उनकी इंटेंसिटी कम होना शुरू होती है। अगर आप न्यूरोसाइंस की बात करें तो वहाँ पर भी इनका काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर स्पेशलाइज्ड सेल है जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी ज़रा डिफरेंट होता है, तो उसमें चीज़ों को स्टडी करना काफ़ी मुश्किल होता है। वहाँ पर भी हम मॉलिक्यूल्स को क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी के साथ टैग करते हैं और ट्रैक करते हैं। तो अब जब हम ट्रैक करते हैं तो जो साइनाप्टिक कनेक्शंस होते हैं वहाँ पर मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि एक दम निकल रही है और वो दूसरे न्यूरॉन के साथ साइनाप्टिक कनेक्शंस बना रही है। वहाँ पर केमिकल जो एक्सचेंज हो रहा होता है
उसको ट्रैक करने के लिए भी हम क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स को लेबल भी कर देते हैं। ऐसे ही जिससे इस माउस के ऊपर मैं एक लाल रंग का, अगर ये माउस हज़ारों माउस में है तो मैं इसके ऊपर एक लाल रंग का निशान लगा दूँ और मैं समझ जाऊँ कि ये माउस अब कहीं भी जाएगा तो मैं इसको देख रहा हूँ और इसको ट्रैक कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से सेल लेवल पर जब हम ट्रैकिंग करते हैं तो हम क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और ब्रेन इमेजिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक और जगह टेक्नोलॉजी में चलते हैं जहाँ पर हमारे पास आपको 8K टेलीविजन्स QD टेक्नोलॉजी पर बेस करते हुए नज़र आएंगे। QLED 8K टीवी है जो कि 33 मिलियन पिक्सल्स आपको देता है। ये 4K से बहुत ज़्यादा एडवांस टीवी है और अगर मैं सही तरीके से पढ़ पा रहा हूँ तो ये तकरीबन 4 टाइम्स ज़्यादा रेजोल्यूशन देता है 4K टीवी से। इतना ज़्यादा अच्छा इसका आपको एक फील आएगी जब आप इसकी तस्वीर देखेंगे और इस पर बहुत ज़्यादा हम अब काम भी कर रहे हैं और HD से तो 16 गुना ज़्यादा अच्छी इसकी तस्वीर आएगी। तो क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी इन LEDs में इस्तेमाल होगी, LED टेक्नोलॉजी में भी लेकर जाएगी। और आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि स्पेस में भी क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इस्तेमाल होगी। और स्पेस में क्वांटम स्पेक्ट्रोमीटर्स में ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, यानी हम रोशनी को जो कि मुख्तलिफ प्लैनेट से होती हुई आ रही है, मुख्तलिफ स्टार से होती हुई आ रही है, ब्लैक होल से सपोज होती हुई आ रही है, उनको लेंगे, उनको स्टडी करेंगे। स्पेक्ट्रोमीटर्स जो हैं वो क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी पर बेस करते होंगे। और इसके अलावा भी स्पेस में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को ये रेवोल्यूशनाइज करने जा रही है, जो कि मैं अपनी अगली आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ आइडिया भी हो गया होगा और ये भी पता चल गया होगा किस तरीके से ये इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने जा रही है। रिचर्ड फाइनमैन ने 1960 में कहा कि अगर आपने नेचर को समझना है तो आपको नेचर के स्केल पर जाकर, यानी क्वांटम स्केल पर जाकर मैटर को बनाना होगा, उसे चेंज करना होगा। लेकिन ये एक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है, लेकिन साथ साथ कंप्यूटिंग चैलेंज भी है। अब वो दौर ज़्यादा दूर नहीं है जब हम ऐसी चिप्स बनाएंगे जो कि क्वांटम लेवल पर जाकर काम करेंगी, यानी बहुत छोटे लेवल पर, नैनो स्केल्स पर जाकर काम करेंगी। मैं आपकी मुलाकात कराता हूं एक टीम से। इस टीम का ताल्लुक है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स से और उसके साथ कोलैबोरेशन हुई है सिलिकॉन कंप्यूटिंग की। और उसके बाद इन्होंने अपनी लैब में पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप बनाई है, एक IC बनाया है जो कि शुरुआत है और आप इनकी लैब भी यहाँ पर देख सकते हैं। हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बारे में तो जानते हैं कि ये एक छोटा सा पुर्जा होता है जो कि सेमीकंडक्टर्स बेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बना होता है। इनमें ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इनमें डायोड भी हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सिंपल एलिमेंट्स जिस तरीके से रजिस्टर या कैपेसिटर, वो भी इनका हिस्सा हो सकते हैं और उनसे मिलकर बनता है एक इंटीग्रेटेड सर्किट। इस सर्किट को बनाकर हम मुख्तलिफ कंप्यूटर्स और कंप्यूटिंग डिवाइसेस डिज़ाइन करते हैं, माइक्रोचिप्स बनाते हैं और उनके ज़रिए हम बड़ी बड़ी कंप्यूटेशंस करते हैं। कितनी बड़ी कंप्यूटेशंस? तो मैं आपको लेकर चलता हूँ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर की तरफ। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एक सुपर कंप्यूटर है, दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर नहीं है, बल्कि ये दुनिया का इस वक्त दूसरे नंबर का सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है समिट सुपर कंप्यूटर। समिट सुपर कंप्यूटर ने हालिया एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन की जिसने तमाम पिछली कैलकुलेशंस के रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये काम हुआ ओक रिज लैब में और इस कंप्यूटर ने 27,600 GPUs का इस्तेमाल किया और 11 मिनट में एक प्रोटीन के इंटरेक्शंस को कैलकुलेट किया, यानी एक सिंपल प्रोटीन और उसके अंदर होने वाले इंटरेक्शंस को सिमुलेट किया। 45,000 एटम्स थे इस प्रोटीन में और इसमें 1,80,000 इलेक्ट्रॉन्स थे और उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी दुनिया के दूसरे बड़े कंप्यूटर की। लेकिन अगर आप दुनिया के सबसे बड़े कंप्यूटर की तरफ आएँ तो उसका नाम है फ्रंटियर। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो फ्रंटियर दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर है जो कि 9,408 CPUs रखता है, 37,632 GPUs लगे हुए हैं इसमें 87 लाख के करीब कोर्स हैं, 87 लाख के करीब कोर्स हैं और जो
केबल इसको लिंक करती है, इस पूरे सिस्टम को, वो 145 किलोमीटर लंबी है। तो आप इसकी तस्वीर भी देख सकते हैं और देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा सुपर कंप्यूटर है। लेकिन ये सुपर कंप्यूटर भी नॉर्मल और छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स को सिमुलेट नहीं कर सकता। तो मैं आपको यहाँ पर एक मॉलिक्यूल दिखा रहा हूँ कैफीन का। कैफीन के मॉलिक्यूल को ये कंप्यूटर सिमुलेट नहीं कर सकता, उसके सारे इंटरेक्शंस को ये कंप्यूटर सिमुलेट नहीं कर सकता। चले हम एक और सिंपल मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं जिसे पॉलीएसिटिलीन कहा जाता है। ये कंप्यूटर इस मॉलिक्यूल को भी सिमुलेट नहीं कर सकता। मैं आपको यहाँ पर इस मॉलिक्यूल की तस्वीर दिखा रहा हूँ। अब आपका सवाल ये होगा कि इस मॉलिक्यूल को सिमुलेट करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जब हम मॉलिक्यूल को सिमुलेट करते हैं तो हम मेडिसिन में आगे बढ़ सकते हैं, हम मटेरियल साइंसेज में आगे जा सकते हैं, हम अच्छी बैटरीज बना सकते हैं। तो तरक्की करने के लिए हमें छोटे लेवल पर जाकर मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को जानना होगा और उन्हें सिमुलेट करना होगा। हम जब चलते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ तो यहाँ पर चिप्स एटॉमिक लेवल पर जाकर प्रोसेसिंग करेंगी, मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को सिमुलेट करेंगी। एनालॉग क्वांटम प्रोसेसर्स इस्तेमाल किए जाएंगे। जिस तरीके से मैं यहाँ पर आपको एक मॉलिक्यूल की शक्ल दिखा रहा हूँ जिसे मॉडल किया गया है, और इसे मॉडल किया गया है एक क्वांटम चिप ने। ये क्वांटम चिप इसकी क्वांटम स्टेट्स को मॉडल करती है, इसके इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, न्यूक्लियस के इंटरैक्शंस को मॉडल करती है। चेन ऑफ कार्बन आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ब्लैक कलर के आपको कार्बन नजर आ रहे हैं, जबकि व्हाइट कलर के हाइड्रोजन एटम आपको नजर आ रहे हैं। और इस मॉलिक्यूल को जो मॉडल किया गया है वो तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये वो चिप है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस चिप में, इस क्वांटम डॉट बेस्ड चिप में 10 सिलिकॉन क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप क्वांटम डॉट्स के बारे में नहीं जानते तो मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ। ये एक बहुत छोटे लेवल पर, नैनो लेवल पर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, लेकिन इन्हें एक खसूसियत हासिल होती है, और वो खसूसियत ये होती है कि ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज स्पेशल किस्म की रखते हैं। इस चिप में पॉलीएसिटिलीन के सेपरेट इंटरेक्शन के लिए 1024 इलेक्ट्रॉन्स को सिमुलेट किया गया, इनको कंप्यूट किया गया, और इनको कंप्यूट किया गया डॉट्स के साथ, क्वांटम डॉट्स के साथ। मैं आपको यहाँ पर क्वांटम डॉट्स की एक एनर्जी लेवल डायग्राम दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ही मटेरियल है और उसमें से रेड कलर की लाइट, जब उसको एनर्जी मिलती है, उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है, तो जब वो वापस आता है तो वो रेड कलर की स्पेक्ट्रम में आपको लाइट भेजता है, आउटपुट देता है। अब अगर आप उसका साइज छोटा करेंगे तो उसकी जो आउटपुट लाइट है, जो वो एमिट कर रहा है, एमिशन स्पेक्ट्रम वो बदल जाएगा। अब वो ग्रीन कलर की रेंज में चला जाएगा, फिर वो ब्लू कलर की रेंज में चला जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म बहुत फाइन किस्म की लाइट प्रोड्यूस करता है और उसे मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम क्वांटम डॉट कहते हैं, और इसको, ये सिंथेटिक क्योंकि मटेरियल है, सिंथेटिक डॉट होता है, इसे बनाया जाता है, और इसको बनाने के लिए एक पूरा शेल बनाया जाता है और उसमें मुख्तलिफ किस्म के कम्बिनेशंस इस्तेमाल किए जाते हैं एटम्स के, जो कि आप उस वीडियो में डिटेल में देख सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ, और उसके लिए हमने पहली आईसी बना ली है जो कि एक संगे मील है, लेकिन अब ये एक्सपोनेंशियली ऊपर जाएगा, बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा और क्लासिकल कंप्यूटर्स को आहिस्ता आहिस्ता पीछे छोड़ जाएगा। अभी तो क्लासिकल कंप्यूटर इससे ऊपर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये क्लासिकल कंप्यूटर्स को पीछे छोड़ जाएगा और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिमुलेट करेगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से देखता हूँ कि हम अगर देखें कि हमारे कंप्यूटर जो आज हैं वो किस तरीके से इवॉल्व किए, वो किस तरीके से तरक्की की, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि ये क्वांटम कंप्यूटिंग किस तरीके से सनतों में और हमारी लाइफ में आएगी। तो पहला ट्रांजिस्टर 1947 में बनाया गया, लेकिन जो पहली आईसी थी वो 1958 में बनाई गई। यहां पर अगर आप देखें तो इसी ग्रुप ने जो पहला क्वांटम ट्रांजिस्टर था वो बनाया 2012 में, और अब 2022 में इन्होंने, 2021 में एक्चुअली ये बनाया था, 2021 में इन्होंने पहली आईसी बनाई है। तो अब बड़ी स्पीड से हम एक्सपोनेंशियली नए मॉड्यूल्स की तरफ जाएंगे, कंप्यूटिंग की तरफ जाएंगे, कंप्यूटर की तरफ जाएंगे। क्वांटम कंप्यूटर्स जो कि अभी हम बना चुके हैं, हम उनको और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे और उनमें प्योर क्वांटम चिप्स का इस्तेमाल करेंगे और उसके ज़रिए क्वांटम
कंप्यूटिंग की मदद से हम बहुत सी रिसर्च अपनी अच्छी कर सकते हैं और उसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजीज़ और बहुत सी एप्लीकेशन में भी इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये एक छोटी सी डिस्कवरी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा है और फ्यूचर में हमें पता होना चाहिए कि हम क्वांटम के रास्ते में कहाँ पर मौजूद हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी में। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।